जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम यूपी आरओ एआरओ के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम टॉप 200 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और ये पूरी 1 ईयर की करंट अफेयर्स है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। देखिए, ये याद रखना, जो हम टॉप 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ये आपके एग्जाम के लिए इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ में हम जितना भी फैक्ट्स बताएंगे यूपी जीके से संबंधित, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहने वाले हैं। देखिए, करेंट अफेयर से 20 से 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो यूपी करेंट अफेयर से आएंगे, और लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपके यूपी जीके के बनेंगे। तो लगभग इस क्लास में हम आपको यहाँ पर ओवरऑल 6 to 7 क्वेश्चन की जो तैयारी है वो कराने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए और सेव कर लीजिए, बार बार इसको देखिए, जिससे आपके 7 से 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। और एक ही क्लास में आपको 7 से 8 नंबर मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। साथ में आप हमारा जो करेंट अफेयर्स का कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें 1000 करेंट अफेयर्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए गए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और ये क्वेश्चन जो है वो 1 साल के कंप्लीट हैं, यानी जून 2024 से जून 2025 तक, और मात्र 19 रुपए में ये आपको मिल रहा है। तो अभी जाकर इसको परचेज कर लीजिए। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश करेंट अफेयर्स, जिसमें टॉप 200 वन लाइनर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और ये मैराथन क्लास रहने वाली है, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है, पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट अलंकार का संबंध किससे है? शिक्षा से है। प्रोजेक्ट अलंकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को सुधारने हेतु शुरू किया गया है। किसके लिए किया गया है? जो उनके बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए, जो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनके बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार की शुरुआत की गई है। इससे शिक्षा का माहौल सुधरेगा और नामांकन दर में यानी एडमिशन में भी वृद्धि आएगी। तो ये इसके कुछ पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। देखिए, यहाँ पर जो लिखा है वो वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको बहुत से एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, तो आप उसको जरूर सुनिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे में कौन से 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं? कौन से जो हैं 2 विश्व रिकॉर्ड बनाए गए हैं? तो पहला विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है 24 घंटे में 10 किलोमीटर बैरियर निर्माण, और दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है 34.24 किलोमीटर बिटुमिनस कंक्रीट सड़क, यानी 34.24 किलोमीटर की क्या बनाई गई है? बिटुमिनस कंक्रीट सड़क बनाई गई है। तो सर ये कितने घंटे में बनाई गई है? ये बनाई गई है 94 घंटे 30 मिनट में। ये कितनी देर में बनाई गई है? 94 घंटे 30 मिनट में बनाई गई है। याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से, जो स्टेटमेंट में, तो उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वाला भी क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में मिल सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िएगा। अच्छा, एक यहाँ पर फैक्ट क्या निकल के आता है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क परियोजना कौन सी है? नोट करेंगे, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी सड़क परियोजना, और एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो बताइएगा सबसे लंबी सड़क परियोजना कौन सी है? अच्छा, यही बता दीजिए कितनी लंबी है। तो ये कितनी लंबी है सर? 594 किलोमीटर है। इस परियोजना का नाम क्या है? गंगा एक्सप्रेस वे परियोजना। गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है। किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य है? बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? 2027 तक। सरकार का मिशन है उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त राज्य बनाना। कब तक? 2027 तक। बाल श्रम मुक्त राज्य बनाना, बाल श्रम मुक्त राज्य बनाना। तो ये कब कब तक बनाएगा? 2027 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इसमें किसने किसने पार्ट लिया है? ये कौन कौन इस अभियान को चला रहे हैं? तो इस अभियान को चलाने के लिए लेबर डिपार्टमेंट यानी श्रम विभाग, लेबर डिपार्टमेंट,
उत्तर प्रदेश का जो लेबर डिपार्टमेंट है, लेबर डिपार्टमेंट, और साथ ही साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट? एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये दोनों लोग मिलकर क्या है, इस अभियान को, बाल श्रम मुक्त राज्य बनाने वाले अभियान को चला रहे हैं। मुख्यतः बुनकर, ईंट भट्टा जो होते हैं, होटल आदि क्षेत्रों में बच्चों को मुक्त कर स्कूल भेजा जा रहा है। तो ये अभियान कौन कौन चला रहे हैं? लेबर डिपार्टमेंट चला रहे हैं। और कौन चला रहा है? और चला रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। भारत की पहली जंगल सफारी बिडाडोम ट्रेन किन स्थानों के बीच चलेगी? तो पहली जंगल सफारी बिडाडोम ट्रेन चलेगी करतनिया घाट से दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, जिसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। और दुधवा टाइगर रिजर्व किस जिले में पड़ता है? दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। और नेशनल पार्क भी कहाँ पर पड़ता है? लखीमपुर खीरी में पड़ता है। लखीमपुर खीरी। और याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी जो है वो उत्तर प्रदेश का, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। सबसे बड़ा जिला है। कैसे? क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा जिला। और किसके अकॉर्डिंग है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है सबसे बड़ा जिला। इसके बाद में और उत्तर प्रदेश में और भी बहुत महत्वपूर्ण, जैसे टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, करतनिया घाट और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये 3 टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी, जो लखीमपुर खीरी में पड़ता है। दुधवा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है, ओडीओपी योजना में 2025 में कितने नए उत्पाद जोड़े गए हैं? तो कुल कितने नए उत्पाद जोड़े गए? 12 नए उत्पाद जोड़े गए हैं। पहले कितने थे? 62 थे। 12 नए जोड़ दिए तो अब कितने हो गए? 74 नए उत्पाद हो गए हैं। यूपी सरकार की फ्लैगशिप योजना है। ओडीओपी जो है वो कैसी है? यूपी गवर्नमेंट की फ्लैगशिप परियोजना है। फ्लैगशिप योजना है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में छप सकता है। हर जिले को एक विशिष्ट उत्पाद से जोड़ा जाएगा। जैसे भदोही के लिए कालीन है, आगरा के लिए, और इसके बाद में आगरा के लिए आप याद करेंगे। और जो हमारा ओडीओपी की लिस्ट है वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। जैसे कन्नौज के लिए इत्र हो गया, और आगरा के लिए पेठा हो गया। तो इस प्रकार से आपको ओडीओपी की लिस्ट आपको मिल जाएगी। भारत का पहला 3nm चिप डिजाइन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में खुला है? जो चिप डिजाइन केंद्र है, 3nm चिप डिजाइन केंद्र, वो उत्तर प्रदेश में किस जिले में खुला है? तो जिला याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। और इसमें ही क्या है, नोएडा, नोएडा के नाम से भी जानते हैं ये कि नोएडा का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये क्या होता है? नोएडा का फुल फॉर्म होता है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये किसका फुल फॉर्म होता है? नोएडा का फुल फॉर्म होता है। कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर ये जो मिशन है वो किसके अंतर्गत चलाया गया है? सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत चलाया गया है। जो 3nm चिप है, ये मिशन जो है वो किसके अंतर्गत चलाया गया है? सेमी कंडक्टर मिशन के तौर पर चलाया गया है। सेमी कंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन के तौर पर चलाया गया है। 3nm तकनीकी से दुनिया की सबसे तेज चिप्स तैयार की जाती है। जो 3nm तकनीकी है, इससे क्या है? इससे दुनिया की सबसे तेज चिप तैयार की जाती है। अगला क्वेश्चन है, एआई वार्षिक कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? एआई वार्षिक कार्यक्रम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वार्षिक कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य क्या है? यूपी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अग्रणी बनाना, यानी आगे बनाना। और किसमें? शिक्षा हो गया, कृषि हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया। तो इन सभी क्षेत्र में एआई आधारित समाधान लाने के लिए एआई वार्षिक कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें किसने? नासकॉम, स्टार्टअप्स और आईआईटीज की भागीदारी है। किसकी किसकी भागीदारी है इसमें? एआई वार्षिक कार्यक्रम में किसकी भागीदारी है? इसमें आप लोग याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है नासकॉम। नासकॉम हो गया,
आईआईटी, जो भी आईआईटीज हैं वो उनका हो गया, और जो भी नए स्टार्टअप्स हैं उनकी भागीदारी इसमें है। तो इनकी सबकी क्या है, भागीदारी है। और अभी भी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और हमारे विभिन्न प्रकार के पेड कोर्सेज हैं और फ्री कोर्सेज हैं, उनको आप जरूर ले सकते हैं। एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहां से जाकर आप एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यूपीपीसीएस के प्री एग्जाम में और आरओ के प्री एग्जाम में हमारे इस नोट से, जो 29 रुपीज का नोट्स है, इससे आपको 50% प्लस टॉपिक आपको यहीं पर मिल जाएगा, मतलब 50% जो पेपर है वो यहीं से मिल जाएगा। तो आप इसको जरूर परचेज करिएगा, मात्र 29 रुपीज का ये कोर्स है। इससे आप अपने जो कटाफ को, और कटाफ के बिल्कुल नजदीक जा सकते हैं, बस थोड़ी सी तैयारी और करनी होगी। 300 से ज्यादा टॉपिक आपको 50 से 55 पेज में कवर किए गए हैं, तो इसको आप लोग परचेज करिएगा। बाकी आप करंट अफेयर्स का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इसके बाद में एक 1700 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन की स्टैटिक जीके की पीडीएफ है, जो आपको मात्र 9 रुपए में मिल जाएगी। और ये इसमें 1700 क्वेश्चन वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी पॉलिटी का लेक्चर आपका पूरा हो गया है, तो पॉलिटी का आप लोग देख सकते हैं। 3 घंटे की पॉलिटी क्लास में आपको कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन कराई गई है। इकोनॉमी का भी लेक्चर हो चुका है, तो इकोनॉमी को भी आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद में परीक्षा पर सीरीज नाम से एक सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें जीएस में 80 प्लस मार्क्स लाने की गारंटी है, तो इस सीरीज को आप लोग जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश बजट के टॉप 60 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, इसको देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन लगभग कहाँ से, बजट से पूछा जाता है। क्योंकि बजट को मैंने यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया है, अलग से बजट का टॉपिक लिया था, तो उसमें आपको बताया था। बाकी हिंदी के विलोम शब्द और अनेक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला टॉपिक भी आपका पूरा हो चुका है, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और सामान्य हिंदी की 12 क्लास के अंतर्गत आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा वोकैब आपकी कवर कराई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूपी एग्रीज कार्यक्रम किन क्षेत्रों में लागू किया गया है। अच्छा, यूपी एग्री कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए यह डिजिटल खेती और ड्रिप इरिगेशन और जल प्रबंधन को लेकर यह कार्यक्रम चलाया गया है। कौन सा, यूपी एग्रीज कार्यक्रम किसके लिए चलाया गया है, किसानों के लिए। किसके लिए चलाया गया था, फॉर फार्मर्स, किसानों के लिए चलाया गया है। किसके लिए और क्या करने के लिए, डिजिटल खेती, डिजिटल फार्मिंग के लिए, सोलर ड्रिप इरिगेशन के लिए, और वाटर मैनेजमेंट के लिए, यानी जल प्रबंधन के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में ये लागू किया जाएगा। यहाँ यहाँ के ही क्षेत्र क्यों लिए गए, जैसे यूपी का जो मैप होता है, आपने मैप तो देखा ही होगा यूपी का, तो यूपी के मैप के जो निचले वाला हिस्सा होता है, ये कौन सा होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र होता है। जैसे इस प्रकार से अगर हम मैप बनाएंगे, तो ये जो क्षेत्र होता है ये कौन सा होता है, बुंदेलखंड। और पूर्वांचल क्षेत्र जो होता है, ये वाला पूर्वांचल क्षेत्र हो गया। तो बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में सूखा और पिछड़े क्षेत्र हैं, तो इसीलिए क्या है, यहाँ पर यूपी एग्रीज कार्यक्रम चलाया गया है। कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है, यूपीज एग्री कार्यक्रम चलाया गया है। एक चीज और याद रखिएगा, जो यूपीज एग्री कार्यक्रम है, सरकार इन्हें स्मार्ट कृषि जोन के रूप में विकसित कर रही है। ये जो जोन दिए गए पूर्वांचल और बुंदेलखंड, इन्हें किस, स्मार्ट कृषि जोन, स्मार्ट फार्मिंग जोन के तौर पर क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है, विकसित कर रही है। स्मार्ट फार्मिंग जोन, यानी स्मार्ट कृषि जोन के तौर पर इन क्षेत्रों को इंट्रोड्यूस कर रही है, विकसित कर रही है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी संग्रह में यूपी कौन सा जोन, यूपी में कौन सा जोन सबसे पहले स्थान पर है। तो जीएसटी संग्रह में उत्तर प्रदेश का मेरठ जोन जो है वो सबसे पहले स्थान पर है। मेरठ में कितने जिले आते हैं, मेरठ में 6 जिले आ जाते हैं। मेरठ जिले में कितने जोन आ जाते हैं, 6 जोन आ जाते हैं। अब यूपी के जीएसटी संग्रह जो सक्रिय जोन कौन कौन से हैं, लखनऊ हो गया, प्रयागराज हो गया, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा इत्यादि, ये सब क्या है, यूपी के जीएसटी सक्रिय जोन है। कारण क्या है, बढ़ती एमएसएमई इकाइयां, डिजिटल बिलिंग, बेहतर निगरानी, इस वजह से मेरठ जोन में सबसे अधिक जीएसटी संग्रह किया गया है। किस किस कारण की वजह से, एमएसएमई की इकाइयां बढ़ रही हैं वहां पर सबसे ज्यादा। इसके बाद में
डिजिटल बिलिंग वहां पर हो रही है। जब एमएसएमई की इकाइयां बढ़ेंगी तो डिजिटल बिलिंग होगी, और जब डिजिटल बिलिंग होगी तो बेहतर निगरानी रखी जा सकती है, और जब बेहतर निगरानी रखी जा सकती है तो अधिक से अधिक जीएसटी यानी टैक्स को लिया जा सकता है, वसूला जा सकता है। जितना टैक्स, कोई टैक्स चोरी नहीं कर सकता है, इसका मतलब ये है। अगला क्वेश्चन है, वीर रथ पार्क कहाँ बन रहा है? तो वीर रथ पार्क है वो कहाँ पर बन रहा है? नलगढ़ में। तो नलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में पड़ता है। नलगढ़ जो पड़ता है वो कहाँ पर? नोएडा में। भारतीय सेना के वीर जवानों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जा रहा है। वीर जवानों की स्मृति में नोएडा में बनने वाला यह पार्क युवाओं को सेना में सेवा हेतु प्रेरित करेगा। इसमें टैंक, तोप और एलईडी इंटरेक्टिव प्रदर्शनी भी होगी। किसकी किसकी? टैंकों की, तोपों की और एलईडी इंटरेक्टिव प्रदर्शनी भी इस पार्क में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, बीबीएयू को किस तकनीक का पेटेंट मिला है? बीबीएयू को किस तकनीकी का पेटेंट मिला है? बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीकी का क्या मिला है? पेटेंट मिला है, पेटेंट मिला है। और याद रखिएगा, बायोमास से बायो प्लास्टिक बनाने की तकनीक है। बायोमास से बायोप्लास्टिक है, बायोमास से बायोप्लास्टिक। अच्छा, बीबीएयू क्या है? सर इसमें भी बता दीजिए, ये कंफ्यूज कर रहा है। तो बीबीएयू का मतलब है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। क्या नाम है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। ऑप्शन है आपके आगरा, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन कानपुर, चौथा ऑप्शन प्रयागराज। आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे देखते क्या है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी को किस तकनीकी यानी बायोमास से बायोप्लास्टिक बनाने की तकनीकी को क्या मिला है? पेटेंट मिला है। और यह तकनीकी पर्यावरण अनुकूल और किफायती भी है। जब बायोमास से बायोप्लास्टिक बनाई जाएगी तो ये कैसी होगी? पर्यावरण अनुकूल होगी और किफायती भी होगी। अगला क्वेश्चन है, ललितपुर जिले में कौन सा फार्मा पार्क बनने जा रहा है? कौन सा फार्मा पार्क बनने जा रहा है? औषधीय पार्क बनने जा रहा है। आईआईटी बीएचयू व यूपीएसआईडीए के सहयोग से बनेगा। बुंदेलखंड को हर्बल औषधि हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। बुंदेलखंड को यानी जो ललितपुर जिला कहाँ पर पड़ता है आपको पता होगा। इस प्रकार से जैसे मैप होता है, तो ये जो जिला है नीचे वाला जिला, ये कौन सा पड़ता है? ये ललितपुर पड़ता है। और जो ललितपुर वाला क्षेत्र है ये हमारा बुंदेलखंड में आता है। किस खंड में आता है? बुंदेलखंड में आता है। तो ये कौन सा पड़ता है? ललितपुर पड़ता है, ललितपुर। तो ललितपुर जिले को क्या है? ललितपुर जिले में औषधीय पार्क बनाने की घोषणा की गई, यानी औषधीय पार्क बनने जा रहा है। अब एक चीज याद रखना, बुंदेलखंड को किस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? बुंदेलखंड क्षेत्र को, यानी जो ये क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र, इसको हर्बल औषधि हब के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। हर्बल औषधि हब के रूप में, औषधि हब के रूप में, हब के रूप में क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। किसानों को औषधीय पौधे लगाने की ट्रेनिंग दी जाएगी इस वाले औषधीय पार्क में ही। अगला क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष कौन है? राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण के तो अध्यक्ष इस समय कौन है? न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव। और ये अभी हाल ही की करेंट अफेयर्स है, यानी हम कहाँ से पीछे से स्टार्ट करें? पीछे से मतलब कि हम जून 2025 से स्टार्ट कर रहे हैं और जून 2024 तक जाएंगे। 2025 पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां से सबसे ज्यादा आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, फोर्च ग्रुप अवार्ड किसे मिला है? फोर्च ग्रुप अवार्ड है वो किसे मिला है? राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यूपी पुलिस को मिला है। यूपी पुलिस में इंटीग्रेटेड प्रोसिक्यूशन एंड क्राइम पेट्रोल पोर्टल, सॉरी क्राइम पोर्टल।
तो इंटीग्रेटेड प्रोसिक्यूशन एंड क्राइम पोर्टल यानी यूपी पुलिस के अंतर्गत आता है। इसको क्या मिला है? इसको फोर्च ग्रुप अवार्ड मिला है, आईपीसीपी। इसको किस नाम से जानते हैं? आईपीसीपी के नाम से जानते हैं। आईपीसीपी यूपी पुलिस के अंतर्गत आता है। इसमें ईएफआईआर, चार्जशीट, न्यायिक प्रक्रिया की ट्रैकिंग आदि सभी चीजें शामिल हैं। यानी ईएफआईआर शामिल है, इसमें चार्जशीट भी शामिल है, न्यायिक प्रक्रिया की जो ट्रैकिंग है वो भी शामिल है। यूपी पुलिस देश में डिजिटल न्याय प्रणाली में अग्रणी है। यूपी पुलिस क्या है? देश में डिजिटल न्याय प्रणाली में सबसे आगे है, अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, खेल महाकुंभ की बात हो रही है तो राइट आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ में किया गया है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित किया गया है। सांसद खेल, सांसदों द्वारा युवाओं को खेल में प्रेरित करने के लिए केडी सिंह बाबू स्टेडियम में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया है। स्कूल स्तर पर एथलेटिक्स, कुश्ती, कबड्डी आदि गेम यहाँ पर खिलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पीएम सोलर योजना के तहत कितने संयंत्र लगाने का लक्ष्य है? पीएम सोलर योजना के तहत 8 लाख संयंत्र मार्च 2027 तक लगाने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत पीएम सोलर योजना आई है। घरों पर रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए सब्सिडी कितनी है? 30,000 से 78,000 तक। यूपी का लक्ष्य कितना है? मार्च 2027 तक 8 लाख सोलर यूनिट लगाने का लक्ष्य किया गया है। तो तीनों पॉइंट आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कौन कौन सा? एक तो प्रधानमंत्री पीएम सूर्योदय योजना, पीएम सूर्योदय योजना के अंतर्गत पीएम सोलर योजना आती है। पीएम सूर्योदय योजना, सूर्योदय योजना। इसके बाद में घरों के ऊपर रूफ टॉप सोलर लगाने के लिए इसमें कुछ ना कुछ सब्सिडी दी जा रही है। अब वो सब्सिडी कितनी दी जा रही है? 30,000 से 78,000 तक सब्सिडी दी जा रही है। यूपी का लक्ष्य कितना है? यूपी का लक्ष्य है 8 लाख संयंत्र लगाने का मार्च 2027 तक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से प्रोफेसर महेश अवस्थी व आईआईटी कानपुर को सम्मानित किया गया है। आईआईटी कानपुर और प्रोफेसर महेश अवस्थी को। इसके बारे में जान लेते हैं। तो इनोवेशन, पेटेंट और रिसर्च को बढ़ावा देने हेतु इनको क्या है? सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर महेश अवस्थी पर्यावरणीय शोध के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आईआईटी कानपुर को किसके लिए? मोस्ट पेटेंटेड इंस्टीट्यूट, यानी सबसे ज्यादा इसने क्या किए हैं? पेटेंट किए हैं अपने इनोवेशन में। पेटेंट मतलब सबसे ज्यादा है, इसके पास पेटेंट हैं, ज्यादा चीजें इन लोगों ने रिसर्च की हैं। तो सबसे ज्यादा पेटेंट किसके पास है? आईआईटी कानपुर के पास। इसीलिए इसे राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और प्रोफेसर महेश अवस्थी को पर्यावरणीय रिसर्च के लिए इनको राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि कितनी की गई है? तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में सहायता राशि है जो, वो अब 1 लाख रुपए कर दी गई है। 1 लाख में से 35,000 कन्या के खाते में, 10,000 रुपए के उपहार, 55,000 कार्यक्रम आदि पर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डसॉल्ट एविएशन केंद्र कहाँ बनेगा? तो डसॉल्ट एविएशन केंद्र नोएडा में बनेगा। राफेल व मिराज विमानों की मरम्मत हेतु ये केंद्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है, हाँ एक चीज और याद रखिएगा, जो डसॉल्ट एविएशन केंद्र है ये कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। डसॉल्ट कहाँ की कंपनी है सर? फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी। इसको नोट कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल से आप लोग नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी नोट्स मैं आपको यहाँ पर कराता हूँ। जितने भी आपको वीडियो दे रहा हूँ वो सभी इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन हमारे वीडियो से ही फंसेंगे, ये बात की गारंटी है। और जो हमारी जीएस में 80+ नंबर वाली सीरीज चल रही है वहां से तो डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो उसको आप लोग जरूर परचेज करिए, मात्र 29 रुपए में आपकी जिंदगी संभल सकती है। फ्रांस की कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, और इसका केंद्र कहाँ पर बनेगा? इसका केंद्र नोएडा में बनेगा। राफेल मिराज जैसे विमान बनाती है डसॉल्ट, जो है वो क्या करती है? राफेल मिराज जैसे क्या बनाती है? सामान, यानी जो विमान बनाती है। इसके बाद में नोएडा में मेंटेनेंस एंड रिपेयर यूनिट लगाई जा रही है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। किस कॉरिडोर के तहत विकसित किया जा रहा है? यूपी डिफेंस कॉरिडोर।
यूपी डिफेंस कॉरिडोर के तहत इसे क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, रेशम सखी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? रेशम सखी योजना उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। रेशम सखी योजना इंपॉर्टेंट है। रेशम उत्पादन में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए और उन्हें रोजगार दिलाने के लिए, स्वरोजगार दिलाने के लिए क्या किया जा रहा है, रेशम सखी योजना प्रारंभ की जा रही है। महिलाएं स्वयं चाक, बुनाई, धागा बनाने का कार्य कर सकें और मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर आदि क्षेत्रों में रेशम सखी योजना सफलतापूर्वक प्रारंभ भी कर दी गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, अयोध्या और काशी के बाद, अयोध्या और काशी के बाद किस स्थल को हेरिटेज कॉरिडोर में शामिल किया गया है? तो किस स्थल को शामिल किया गया है? मथुरा को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पीएमएफएमई पीएम पीएमएफएमई योजना में किस देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? यहाँ पर एक चीज और समझ लेंगे पहले ऊपर वाले में, इसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसमें देखिए अयोध्या और काशी के बाद, तो अयोध्या में किस वजह से? राम मंदिर। अयोध्या में क्या है? राम मंदिर, राम मंदिर। काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, विश्वनाथ कॉरिडोर। और मथुरा में क्या है? भगवान कृष्ण जन्मभूमि। हेरिटेज कॉरिडोर का उद्देश्य क्या होता है? धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय बनाना। इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी पर्पज क्या होता है या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होता है? धार्मिक स्थलों को, धार्मिक स्थलों को विश्व स्तरीय बनाना, विश्व स्तरीय बनाना। आप लोगों के लिए विशेष सूचना है, यदि आपको कोई भी क्वेरी करनी हो तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट है अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो डाउट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना होगा? व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे जिससे आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएमएफएमई योजना में देश में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? तो देश में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अच्छा, पीएमएफई योजना के अगर बारे में बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस, फूड एंटरप्राइजेस। तो पीएमएफएमई का फुल फॉर्म जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। इसके बारे में अगर बात करें तो योजना के अंतर्गत 35% का अनुदान दिया जाता है, यानी सब्सिडी दी जाती है। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी, ओडीओपी का मतलब क्या है? ओडीओपी का मतलब है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा मिला है। फूड व फलों की प्रोसेसिंग में यूपी सबसे आगे है। तो उत्तर प्रदेश पीएमएफएमई योजना में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीएम सोलर योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है? तो पीएम सोलर योजना में कितनी सब्सिडी मिलती है? 30,000 से 78,000 तक सब्सिडी मिलती है। ये क्वेश्चन हम एक बार करा चुके हैं, यानी पहले हो चुका है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया था कि कब कब सब्सिडी मिलेगी। तो पीएम सोलर योजना के अंतर्गत यदि आप 1 किलोवाट से 2 किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं तो 30,000 की सब्सिडी, 2 किलोवाट से 3 किलोवाट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 60,000 की सब्सिडी, अगर 3 से ज्यादा किलोवाट का अगर सोलर लगाते हैं तो 78,000 की सब्सिडी मिलती है। तो यहाँ पर जब आप इतना सोलर लगाएंगे, यानी इतने किलोवाट का सोलर लगाएंगे 1 से 2 किलोवाट का, तो 30,000 की सब्सिडी मिलेगी।
और अगर 2 से 3 किलोवाट का सोलर लगाएंगे तो 60,000 की सब्सिडी मिलेगी। और 3 किलोवाट से अधिक का अगर सोलर लगाएंगे तो कितनी, 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। ये चीज आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। यूपी सरकार का लक्ष्य क्या है, हर घर में सोलर ऊर्जा, हर घर में क्या होगा, सोलर ऊर्जा होगी। उत्तर प्रदेश में सोलर पंप वितरण में भी अग्रणी स्थान है। उत्तर प्रदेश देश में, उत्तर प्रदेश यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए सोलर पंप वितरण में, सोलर पंप वितरण में देश में प्रथम, तो देश में प्रथम कौन हो जाएगा, देश में प्रथम हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश देश में सोलर पंप वितरण में भी क्या है, पहला स्थान यानी अग्रणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाक पार्क बनाया जा रहा है। तो चाक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है, गोरखपुर जिले में बनाया जा रहा है। पारंपरिक चाक कारीगरों को रोजगार मिले। गोरखपुर का जो ओडीओपी प्रोडक्ट है यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है वो कौन सा है, टेराकोटा। चाक बनाने, कढ़ाई व बर्तन कला को बहुत ही ज्यादा यहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में चाक पार्क बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है गोरखपुर जिले में। और यदि अभी भी आपने हमारा एग्जाम वेब ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं से आपको पीडीएफ भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा जब आप एग्जाम वेब को डाउनलोड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 में यूपी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। किसको हराया है, मणिपुर को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यूपी में हॉकी परंपरा ध्यानचंद, नंदलाल जैसे खिलाड़ियों ने स्टार्ट की थी। मणिपुर को हराकर कौन सा स्थान, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। मेजबान शहर कौन सा है, मेजबान शहर लखनऊ है। किस स्टेडियम में हुआ था, केडी सिंह बाबू स्टेडियम में हुआ था। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 में उत्तर प्रदेश को कौन सी श्रेणियों में पहला स्थान मिला है। कौन सी श्रेणियों में पहला स्थान मिला है, गणितीय कौशल और क्रिटिकल थिंकिंग, गणितीय कौशल और क्रिटिकल थिंकिंग में पहला स्थान मिला है। रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट कहती है नौकरी योग्यताओं पर आधारित होगी। यूपी को क्रिटिकल थिंकिंग, मैथ्स, रीजनिंग, एडाप्टेबिलिटी में सबसे पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की मृत्यु दर रिपोर्ट में भी यूपी की स्थिति क्या है। सबसे अधिक बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कितनी, 38, नवजात 28, 28। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरकार ने मिशन इंद्रधनुष पोषण अभियान में सुधार का प्रयास किया है इस मृत्यु दर को, मतलब इस बाल मृत्यु दर को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन सा दुर्लभ सांप पाया गया है। दुधवा टाइगर रिजर्व में कौन सा दुर्लभ सांप है जो वो पाया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लंबी नाक वाला दुर्लभ सांप पाया गया है। और यह पहली बार उत्तर प्रदेश में पाया गया है, पहली बार ये मिला है। और इसका नाम भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या नाम है, हेटुला लॉन्गरोस्ट्रिस, हेटुला लॉन्गरोस्ट्रिस इसका नाम है। मनरेगा के तहत 100 दिन रोजगार देने में यूपी का स्थान कौन सा है। पहला स्थान है, 6 लाख प्लस परिवार लाभार्थियों को, 6 लाख से ज्यादा परिवार इसके लाभार्थी हैं, किसके, मनरेगा के। मनरेगा की अगर बात की जाए तो 100 दिन, इसमें क्या है, 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। मनरेगा शुरू कब हुआ है, मनरेगा शुरू हुआ है, सॉरी, मनरेगा कब शुरू हुआ है, मनरेगा शुरू हुआ है सन 2006 में। ग्रामीण बेरोजगारी हटाने के लिए मनरेगा की शुरुआत की गई थी, किसकी, ग्रामीण बेरोजगारी हटाने के लिए। तो 100 दिन का इसमें रोजगार दिया जाता है, जिसमें गांव की सड़क बनने में या फिर अन्य तालाब वाला खुदाई में या अन्य कोई काम में ये क्या है, ये रोजगार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, मनरेगा मजदूरी 2025 में कितनी कर दी गई है। तो मनरेगा मजदूरी 2025 में कितनी कर दी गई है, मनरेगा मजदूरी 2025 में कर दी गई 252 रुपए प्रतिदिन। पहले कितनी थी, पहले सर 231 रुपए थी, अब कितनी कर दी गई है, 252 रुपए कर दी गई है। और महिलाओं को भी क्या है, समान मजदूरी मिलेगी। अब महिलाओं को भी कितनी, 252 रुपए ही मिलेगी, पहले समान नहीं मिला करती थी, कम मिला करती थी। अगला क्वेश्चन है,
2025-26 सत्र में किन कक्षाओं में मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू हुआ है? तो कौन सी कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। कक्षा 1 से 3 तक के लिए क्या किया गया है, यानी क्लास 1 से 3 तक मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू किया गया है। आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की शुरुआत के लिए विज्ञान गणित अंग्रेजी को आधारशिला बनाने के लिए क्या किया गया है, मदरसों में क्लास फर्स्ट टू 3 तक के लिए क्या कर दिया गया, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। यूपी में करीब 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में 16,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन्फोसिस द्वारा उत्तर प्रदेश में आधुनिक मैथ लैब कहाँ स्थापित की जा रही है? आधुनिक मैथ लैब जो है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है? वो स्थापित की जा रही है लखनऊ के अंदर। लखनऊ में किस विश्वविद्यालय में? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय लखनऊ के अंदर इन्फोसिस द्वारा आधुनिक मैथ लैब स्थापित की जा रही है। इसमें कोडिंग और एआई आधारित अभ्यास प्रणाली की जाएगी। उच्च स्तरीय गणितीय प्रयोगशाला को इसके तहत स्थापित किया जा रहा है। एक चीज याद रखिएगा, जो अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है वो कैसी है? वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है? टेक्निकल, जिसे हम AKTU के नाम से भी जानते हैं, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, नेजा मेला पर प्रतिबंध, नेजा मेला पर प्रतिबंध किस स्थान पर लगा है? नेजा मेला पर प्रतिबंध किस स्थान पर लगा है? सली यानी सैयद सलार मसूद गाजी की स्मृति पर। किसकी स्मृति पर लगा है? सैयद सालार मसूद गाजी की स्मृति पर लगा है। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए इस यहाँ के जो डीएम हैं, डीएम द्वारा निषेधाज्ञा लागू किया गया है। और यह सली कहाँ पर पड़ता है? सली यानी सली स्थान जो है वो कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। किस जिले में पड़ता है? बहराइच जिले में देखने को मिलेगा आपको। कहाँ पर? बहराइच जिले में। अगला क्वेश्चन है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं आकाश ग्लोबल स्टडीज, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड में जायद की कितनी फसलें जोड़ी गई हैं? तो किसान क्रेडिट कार्ड में जायद की 9 फसलें जोड़ी गई हैं। जैसे मूंगफली, पपीता, लीची इत्यादि जो हैं वो सभी किसमें 9 फसलें जोड़ी गई हैं। जायद फसलें कौन सी फसलें होती हैं? जायद की फसलें वो फसलें होती हैं जो गर्मियों में ज़्यादातर की जाती हैं, गर्मियों की फसलें होती हैं। जो गर्मियों की फसलें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको जायद की फसलें बोलते हैं, गर्मियों की फसलें। अच्छा, ये तो बता दिया गर्मियों की फसलें जायद फसलें हैं। तो एक चीज ये आपको समझ में आ रहा होगा, रबी की फसल किसे कहते हैं? यानी रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। तो इन्हें क्या कहते हैं? जो खरीफ क्रॉप होती हैं वो मोस्टली बरसात के सीजन में की जाती हैं, यानी जून, मई से जून के बीच में ये बोई जाती हैं, और इसके बाद में सितंबर से अक्टूबर में ये काटी जाती हैं। रबी की फसलें ये जब सर्दियां स्टार्ट होती हैं तब बोई जाती हैं, यानी सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, और मार्च अप्रैल में ये काटी जाती हैं। अप्रैल मई भी होता है, अप्रैल मई में ये काट ली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉडल गांव योजना की शुरुआत किस गांव से हुई है? मॉडल गांव योजना की शुरुआत जो है वो किस गांव से हुई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या के अंतर्गत एक गांव आता है महान मऊ, महान मऊ के अंतर्गत क्या हुई? मॉडल गांव योजना की शुरुआत हुई है। कौन से गांव योजना? मॉडल गांव योजना। योजना क्या है? किस विषय में? योजना का विषय यानी उद्देश्य क्या है? हर पंचायत को डिजिटल बनाना, शौचालय देना, पेयजल से युक्त बनाना। हर पंचायत को डिजिटल, शौचालय, पेयजल से युक्त बनाना। डिजिटल विलेज, ग्रीन विलेज मॉडल के तहत मॉडल गांव योजना तैयार की जा रही है
बनाई जा रही है। तो इसका जो शुरुआत किस गांव से की गई थी? महान महू गांव से की गई थी। और महान महू कहाँ पर पड़ता है? अयोध्या में पड़ता है। अयोध्या की बात करें तो भगवान राम की जन्मस्थली है। राम की क्या है? राम जन्मभूमि। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो श्री राम जन्मभूमि के अंतर्गत क्या है? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थित है। और जहां पर श्री राम होंगे वहां पर ये समझिए हर गांव अच्छा होगा, खुशहाल होगा। तो इसीलिए अयोध्या के महान गांव से क्या किया गया है? मॉडल गांव योजना की शुरुआत की गई है। डिजिटल विलेज, ग्रीन विलेज मॉडल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, चित्तू पांडे स्मारक किस जिले में बनने वाला है? चित्तू पांडे स्मारक जो है वो किस जिले में बनने वाला है? बलिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलिया जिले में बनने वाला है। बलिया जिले से आपको एक चीज याद करनी होगी, उत्तर प्रदेश का क्रम, जैसे कि नॉर्थ में कौन पड़ता है, ईस्ट में कौन पड़ता है, साउथ में कौन पड़ता है, वेस्ट में कौन पड़ता है। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में कौन सा जिला है? सहारनपुर। नॉर्थ में सर कौन सा जिला है? सहारनपुर। ईस्ट की अगर बात करें तो ईस्ट में कौन सा जिला पड़ेगा? बलिया। अगर साउथ की बात करें तो साउथ में पड़ेगा सोनभद्र। साउथ में कौन सा जिला पड़ेगा? सोनभद्र। वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में एक जिला पड़ेगा जिसका नाम क्या है? शामली। तो शामली, सहारनपुर, बलिया, सोनभद्र और शामली। तो ये जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं, यानी जो सबसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सीमा साझा करते हैं। तो बात करते हैं चित्तू पांडे स्मारक किस जिले में बनाया गया है? ये बनाया जा रहा है बलिया जिले में। बलिया के स्वतंत्रता सेनानी थे चित्तू पांडे, उनकी ही याद में चित्तू पांडे स्मारक बनाया जा रहा है। 1942 आंदोलन में बलिया को आजाद बलिया घोषित किया था इन्होंने। यूपी को बागी बलिया कहलाने का कारण, यूपी का जो बागी बलिया कहलाने का कारण भी यही है, चित्तू पांडे। अगला क्वेश्चन है, अत्याधुनिक मिनी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनेगा? अत्याधुनिक मिनी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा वाराणसी में। तो वाराणसी में अत्याधुनिक मिनी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। अब ये क्यों बनेगा? क्या रीजन है? तो इसका रीजन है फ्रेट मूवमेंट को तेज करने के लिए मिनी लॉजिस्टिक पार्क निर्माण किया जाएगा। रेलवे और हाईवे की कनेक्टिविटी देने के लिए इसका निर्माण किया जाएगा। एमएसएमई यानी मीडियम एंड स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस और व्यापारियों के लिए बड़ी सुविधा होगी। अगला क्वेश्चन है, स्वावलंबन योजना की शुरुआत किस विश्वविद्यालय से हुई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से स्वावलंबन योजना की शुरुआत हुई है। स्वावलंबन योजना यानी स्वरोजगार, उद्यमिता और डिजिटल लर्निंग, छात्रों को स्टार्टअप गाइडेंस दिया जाएगा। जो क्या क्या करेंगे? स्वरोजगार, उद्यमिता और डिजिटल लर्निंग से संबंधित छात्र होंगे उनको क्या दिया जाएगा? गाइडेंस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कोएमा सम्मेलन 2025 कहाँ पर हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन सेक्टर में ये सम्मेलन होता है। किस सेक्टर में? इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेट, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमेशन सेक्टर में ये सम्मेलन होता है। एमएसएमई, स्टार्टअप और आईटी से जुड़ी कंपनियां इसमें भागीदारी करती हैं। कौन कौन सी कंपनियां? एमएसएमई की जो कंपनियां हैं यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, आईटी कंपनियां हैं वो भागीदारी करती हैं, और स्टार्टअप कंपनियां जो नया स्टार्टअप डालती हैं वो इसमें भागीदारी करती हैं। कोहिमा सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप, अगला क्वेश्चन क्या है? महिला ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में आयोजित हुई थी। 8 मार्च को जब विश्व महिला दिवस मनाया जाता है उस उपलक्ष्य में ये चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता थी। महिला सशक्तिकरण और खेल को बढ़ावा देने के लिए यह चैंपियनशिप प्रारंभ की गई थी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी यूपी पीसीएस और आरओ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास शेयर कर दीजिए। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और वीडियो को आप लोग
लोग भी अंत तक देखिए और उनको भी बताइए कि अंत तक जुड़े रहें। इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री यूनिट की उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली लिथियम रेड रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये स्थापित की गई है। अब इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री यूनिट का उद्घाटन जो है वो गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। अगर हम बात करें तो नोएडा में स्थापित यह यूनिट सौर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर इत्यादि का उत्पादन करेगी। इंटीग्रेटेड सोलर फैक्ट्री जो यूनिट है वो क्या करेगी? सौर पैनल, बैटरी, इन्वर्टर इन सभी चीजों का प्रोडक्शन करेगी। मेक इन इंडिया और सौर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम चलाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली पहली लिथियम रेड रिफाइनरी कहाँ पर मिली है? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाहनों के लिए बैटरी निर्माण के लिए जरूरी रसायन होता है जो लिथियम, उसके लिए क्या देश में पहली लिथियम रेड रिफाइनरी ग्रेटर नोएडा में स्थापित की गई है। इससे जो ईवी मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। ईवी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जो करते हैं उसको क्या मिलेगा? प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल में क्या होता है? बैटरी होता है, लिथियम बैटरी होती है। और लिथियम रेड रिफाइनरी जो यूनिट है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है? ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और भारत में पहली बार यह रिफाइनरी यूपी में बन रही है। भारत में पहली बार ही बन रही है। वो कहाँ बन रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रेटर नोएडा में बन रही है। अगला क्वेश्चन है, एग्री वोल्टाइक योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? एग्री वोल्टाइक योजना अपनाने वाला देश का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। और खेती के साथ साथ सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने के लिए ये योजना लाई गई थी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एग्री वोल्टाइक बोलते हैं। खेती के साथ साथ पैनल लगाकर, सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन करने के लिए एक ही जमीन से दोहरी आय हो सके, इसी योजना के अंतर्गत ये लाया गया है एग्री वोल्टाइक। और कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में सबसे पहला राज्य बना है ये योजना अपनाने वाला। एग्री वोल्टाइक योजना अपनाने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। सरकार इस तकनीकी को बुंदेलखंड, पूर्वांचल जैसे तेजी से लागू कर रहा है। जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल वाले क्षेत्र हैं वहां पर तेजी से लागू कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिठूर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कानपुर में। बिठूर कहाँ पर? कानपुर में है, तो कानपुर में ही तो बिठूर महोत्सव का आयोजन होगा। कब से कब तक? 21 से 23 मार्च 2025 तक बिठूर महोत्सव का आयोजन किया गया है। बिठूर धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल है। 1857 की क्रांति में नाना साहेब पेशवा से जुड़ा ये जो बिठूर है या कानपुर है वो कहाँ से जुड़ा है? कानपुर में ही क्या पड़ता है? बिठूर पड़ता है। तो नाना साहेब पेशवा से जुड़ा है, तो ये क्या है? 1857 में जो नाना साहेब पेशवा थे उनसे जुड़ा है बिठूर, या कानपुर कह सकते हैं। बिठूर और किससे जुड़ा है? जो ऋषि वाल्मीकि, यानी जहां पर सीता माता जो और सीता माता ने अपने दो पुत्रों लव और कुश, जहां पर अपने दो पुत्रों का पालन पोषण किया था, उनके आश्रम में ऋषि वाल्मीकि का आश्रम भी कहां पर स्थित है? बिठूर में ही स्थित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। महोत्सव के माध्यम से पर्यटन और संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत युवा संसद, विकसित भारत युवा संसद कहाँ आयोजित की गई है? तो विकसित भारत युवा संसद लखनऊ में आयोजित की गई है। युवा प्रतिभाओं को लोकतंत्र की प्रक्रिया से जोड़ना, छात्र प्रतिनिधि को संसद सत्र जैसे आयोजन करते हैं, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर टॉप छात्रों का सम्मान करना, युवा संसद विकसित भारत युवा संसद है वो लागू किया गया कहाँ पर? लखनऊ के अंदर लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य मैंने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत प्रतिभा सम्मान 2025 किसे दिया गया है? अद्भुत प्रतिभा सम्मान सॉरी अद्भुत प्रतिभा सम्मान 2025 किसे दिया गया है? कथाकार हैं उदय कश्यप जी, इनको क्या दिया गया है? अद्भुत प्रतिभा सम्मान दिया गया है। हिंदी साहित्य में इन्होंने विशेष योगदान दिया है। यूपी संस्कृति विभाग द्वारा साहित्यिक रचनाकारों को यह सम्मान दिया जाता है। जो साहित्यिक रचनाएं करते हैं उन रचनाकारों को ये सम्मान दिया जाता है। इस बार वाला जो 2025 का अद्भुत प्रतिभा सम्मान है वो किसे मिला है? उदय कश्यप जी को मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला गया है? भारत का दूसरा सबसे
बड़ा माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर यानी आईडीसी, माइक्रोसॉफ्ट आईडीसी कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है नोएडा के अंतर्गत। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, इसके अंतर्गत एआई, क्लाउड और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ये बनाया गया है। और यह विश्व में विश्व कह रहा है, भारत में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर कहाँ खोला गया था? माइक्रोसॉफ्ट। अगर हम आईडीसी की बात करें, या हम आईडीसी यानी माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की अगर बात करें, तो यह पहला कहाँ पर खोला गया था? पहला खोला गया था हैदराबाद में। पहला किस जगह पर? हैदराबाद में। और दूसरा कौन सा खोला गया था? दूसरा खोला गया है नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा के अंदर खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, यूपी की राइज ऐप किससे संबंधित है? जो राइज ऐप है यूपी की, वो किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। राइज का फुल फॉर्म क्या होता है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहेंसमेंट। जो एएनएम, आशा, कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग देने हेतु ये ऐप का निर्माण किया गया है। बच्चों के वैक्सीनेशन में दक्षता लाने का भी प्रयास किया जा रहा है इस ऐप के माध्यम से। तो यूपी की जो राइज ऐप है वो किससे संबंधित है? वो टीकाकरण से यानी वैक्सीनेशन से संबंधित है। बच्चों की वैक्सीनेशन स्पेशली यहाँ पर क्या है? मॉनिटर की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोरखपुर। 11 मार्च 2025 को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है। किस जगह पर? गोरखपुर में हुई है। अगर हम बात करें इसके विवरण में, तो वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ये कार्यक्रम चलाया जाता है। राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की भागीदारी इसमें होती है। गोरखपुर को एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। गोरखपुर को क्या किया जा रहा है? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हब। याद रखिएगा क्या? एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हब, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का समर्थन मूल्य 2025 में कितना तय किया गया है? 2425 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया है। और 2024 में 150 रुपए कम था। मतलब 2024 से अगर बात की जाए तो 2024 से 150 रुपए बढ़ा है। क्या हुआ है? बढ़ाया गया है। 2024 से 150 रुपए है जो बढ़ाया गया है गेहूं का समर्थन मूल्य, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या फिर हम कह सकते हैं एमएसपी। एमएसपी, गेहूं की एमएसपी वर्तमान में 2025 में कितनी है? 2425 रुपए प्रति कुंटल। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार के फरवरी 2025 के बजट का कुल आकार क्या था? तो पहले से ही हम इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। 8.08 लाख करोड़, यानी 8.08 लाख करोड़, ये क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट था उसका कुल आकार था। अब तक सबसे बड़ा बजट, राज्य बजट ये है। और फोकस सेक्टर इसमें क्या क्या फोकस किया गया है? शिक्षा पर, कृषि पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। डिजिटल यूपी, एआई, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लॉजिस्टिक पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है, यानी फोर्स किया गया कि इन चीजों पर ज्यादा सुधार किया जाना चाहिए। 2025 का बजट पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक था या अधिक है? तो 9.8% अधिक है। कितने रुपए अधिक है? 150 रुपए, सॉरी यहाँ पर तो मैं एमएसपी की बात आ गई। तो 9.08% क्या है? अधिक है। इसके बाद में अगर हम उत्तर प्रदेश की और बात करें, तो पिछले वर्ष की तुलना में लगातार छठा वर्ष जब यूपी का बजट 8 लाख करोड़ पर के पार गया है। लगातार जो छठवां वर्ष है जब यूपी का बजट कितना गया है? 8 लाख करोड़ से पार गया है। और उत्तर प्रदेश अब देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो जिले नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? कौन से दो जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की
डिक्लेरेशन किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलिया और बलरामपुर। हर जिले में मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के तहत बलिया और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रस्तावना लाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विस्तार हो, इस वजह से बलिया और बलरामपुर में क्या है, मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रारंभ किया गया है। और किस योजना के तहत खोले जा रहे हैं, तो प्रधान पीएम पीएम योजना के तहत मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, किस जिले को एआईसीटी के रूप में जाना जाता है, रूप में विकसित किया जाएगा, तो किस जिले को एआईसीटी के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ में स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, हेल्थ केयर, शिक्षा, एआई इनोवेशन हब की स्थापना इत्यादि सभी चीजें को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ में स्टार्टअप्स को और रिसर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। स्टार्टअप्स और रिसर्च को कैसे बढ़ावा मिलेगा, जब मान लीजिए स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, हेल्थ केयर, शिक्षा, इन पर जितने भी एआई इनोवेशन होंगे और या फिर जितने भी इन पर इनोवेशन रिसर्च होंगे, वो सभी क्या है, वो जो स्टार्टअप है वो करेंगे या तो फिर कोई रिसर्च करेगा वो करेगा। अगर किसी के पास अच्छा स्टार्टअप हुआ इन सभी सभी संबंधित चीजों को लेकर, तो वो क्या, उसको बढ़ावा मिलेगा ना, वो आगे बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीएसटी में यूपी के हिस्सेदारी कितनी है, तो जीएसटी में उत्तर प्रदेश की 40% की हिस्सेदारी है। अगर वहीं हम बात करें वैल्यू एडेड टैक्स की, तो 16.41% वैल्यू एडेड टैक्स है। राज्य उत्पाद शुल्क कितना है, राज्य उत्पाद शुल्क है 22.28%। जीएसटी संग्रह बढ़ने से राज्य राजस्व भी बढ़ेगा, जीएसटी संग्रह बढ़ने से राज्य का राजस्व यानी रेवेन्यू भी बढ़ेगा। अगर हम बात करें तो जीएसटी संग्रह करने वाला पहला जिला कौन सा है, पहला जोन कौन सा है, मेरठ जोन सबसे पहला जोन है जहां से सबसे अच्छी जीएसटी संग्रह हुई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वर्तमान प्रति व्यक्ति आय जो है वो है 93,514, राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन बीते 5 वर्षों में 20% की वृद्धि देखने को मिली है। सरकार की योजना 1.5 लाख प्रति वर्ष तक पहुंचाना, ये क्या है, सरकार की योजना है कि 1.5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा पहुंचाना है। वर्तमान में 93,514 पर ईयर है। अब योजना क्या है सरकार की, सरकार चाहती है कि 1.5 लाख से ज्यादा हो जाए, कितनी हो जाए, 1.5 लाख से ज्यादा हो जाए। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 में प्रदेश की अनुमानित जीडीपी क्या है, अनुमानित जीडीपी है जो वो प्रदेश की क्या है, 27.51 लाख करोड़ प्रदेश की यानी उत्तर प्रदेश की अनुमानित जीडीपी है। यूपी की अर्थव्यवस्था भारत में दूसरे स्थान पर आती है, तो पहले स्थान पर कौन आता है, यूपी की अर्थव्यवस्था जब पहले स्थान पर, अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखा जाए या अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, अर्थव्यवस्था, तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन से स्थान पर आती है, दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर सर कौन सी अर्थव्यवस्था आती है, पहले स्थान पर सर महाराष्ट्र आती है। कौन सी आती है, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था आती है। तो महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था देश में पहले स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक या फिर इकोनॉमी कह लें या फिर जीडीपी कह लें, तो वो कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, बजट में सबसे अधिक हिस्सा किस क्षेत्र को मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 22%, शिक्षा को मिला 13%, कृषि को 11% और स्वास्थ्य को 6% मिला है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का वनों से आच्छादन क्षेत्र कितना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9.96% वनों से आच्छादन क्षेत्र है। राष्ट्रीय औसत से कम है, राष्ट्रीय कितना है, राष्ट्रीय लगभग राष्ट्रीय वन आच्छादन कितना है, तो लगभग मान लीजिए 21% है। सरकार मिशन क्या है, हरित प्रदेश, सरकार कौन सा मिशन चला रही है, इसको पूरा करने के लिए हरित प्रदेश मिशन चला रही है। 2030 तक 15% का लक्ष्य रखा गया है, कब तक, 2030 तक 15% का लक्ष्य रखा गया है। और सरकार इस लक्ष्य को पाने के लिए कौन सा मिशन चला रही है, सरकार मिशन चला रही है हरित प्रदेश नाम का
मिशन चला रही है। आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में एग्जाम वेब ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए और अभी डाउनलोड कर लीजिए। और क्विक रिवीजन नोट्स लेना ना भूलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। 300 रिवीजन टॉपिक आपको कराए गए हैं मात्र 19 रुपए में। 29 रुपए में आपको वो नोट्स मिल रहे हैं, तो आप जल्दी से लीजिए। 19 रुपए में करेंट अफेयर्स का नोट्स मिल रहा है, उसको भी परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनएसएसटीए राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशिक्षण अकादमी का स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया है? गौतम बुद्ध नगर, 13 फरवरी 2025 को स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशिक्षण अकादमी दिवस गौतम बुद्ध में मनाया गया है। इसके बाद में जनगणना, सर्वेक्षण, आंकड़ा विश्लेषण आदि में प्रशिक्षित करता है, वो क्या करता है? ये राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रशिक्षण अकादमी दिवस, अकादमी जो है वो क्या करती है? जनगणना, सर्वेक्षण, आंकड़े विश्लेषण आदि में प्रशिक्षित करता है। नोएडा में इसका विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास निगम अकादमी हाल ही में किस जिले में खोली गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा में एनएसडीसी अंतरराष्ट्रीय अकादमी है। कैसी है? अंतरराष्ट्रीय अकादमी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस का 32वां सत्र का आयोजन कहां पर हुआ है? नोएडा में हुआ है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। यहाँ पर अगर हम एनएसडीसी की बात करें तो एनएसडीसी का मतलब क्या होता है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होगा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन ये कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में अंतरराष्ट्रीय अकादमी के तौर पर कौशल विकास निगम अकादमी हाल ही में खोली गई है। किस जगह पर? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर में एक जिला है उत्तर प्रदेश का, और ये गौतम बुद्ध नगर में किस किस जगह पर? ग्रेटर नोएडा में खोली गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस 32वां सत्र आयोजन हुआ है कहाँ पर? नोएडा में हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर और पूछा जाए आपसे तो क्या आप बता देंगे उत्तर प्रदेश में कुल कितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर सक्रिय हैं? प्रेजेंट टाइम में एक्टिव सेंटर कितने हैं उत्तर प्रदेश में? तो 305 से ज्यादा, 305 से ज्यादा स्किल डेवलपमेंट सेक्टर एक्टिव हैं। एक्टिव स्किल डेवलपमेंट सेंटर, स्किल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कैसे हैं? एक्टिव हैं। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। इसके बाद में जो भारतीय कला इतिहास कॉन्फ्रेंस का 32वां सत्र है, इसके अंतर्गत देखें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में 32वां वार्षिक अधिवेशन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो सांस्कृतिक विरासत, मंदिर वास्तुकला, शिल्प कला का अध्ययन करना इसका क्या है? उद्देश्य है। सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक विरासत, मंदिर वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला और शिल्प कला। और क्या चीज? शिल्प कला। इसका क्या है? उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यूपी सरकार ने हाल ही में कितने नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है? तो यूपी सरकार ने हाल ही में 7 नए एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है। 7 नए एक्सप्रेसवे में से कुछ एक्सप्रेसवे जो सबसे महत्वपूर्ण है उनके नाम आपको याद करने होंगे। एक तो हो गया गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इसके बाद में दूसरा कौन सा हो जाएगा? चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे। जो इंपॉर्टेंट है मैं वही 2-3 बताऊंगा आपको। एक हो जाएगा मिर्जापुर वाराणसी, मिर्जापुर वाराणसी, और एक आपको याद करना होगा प्रयागराज लखनऊ, प्रयागराज लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सड़क परियोजना वो कौन सी है? वो आपको याद होगी, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी, गंगा एक्सप्रेसवे सड़क परियोजना, यानी गंगा एक्सप्रेसवे है। कितने किलोमीटर का? 594 किलोमीटर का। एक चीज और याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल प्रस्तावित नेटवर्क, यानी जो अभी प्रस्तावित है, अभी हुआ नहीं, आने वाला है, वो कितना है? 2500 किलोमीटर से ज्यादा।
कितना 2500 किलोमीटर से ज्यादा क्या है, प्रस्तावित नेटवर्क है, जो एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित नेटवर्क है। राज्य को एक्सप्रेसवे कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, किस एक्सप्रेसवे के पास रडार फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। तो रडार फैक्ट्री जो है वो किस एक्सप्रेसवे के पास स्थापित की जाएगी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास में रडार फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। रडार फैक्ट्री जो है वो डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के तहत स्थापित की जाएगी। रक्षा उपकरणों का निर्माण भारत में, यानी मेक इन इंडिया के तरह से क्या होगा, रक्षा उपकरणों का निर्माण होगा भारत में, जैसे रडार, मिसाइल ट्रैकर सिस्टम आदि का यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा रडार फैक्ट्री में। अगला क्वेश्चन है, क्लास 9th के छात्र द्वित मलिक ने क्या खोज की है। तो क्लास 9th के छात्र हैं द्वित मलिक, इन्होंने एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है 2023 में, और नाम क्या है, OG40, OG40 क्षुद्र ग्रह है, इसकी खोज की है। लखनऊ निवासी द्वित मलिक कहाँ के निवासी हैं, लखनऊ के। अंतरिक्ष संस्था IASC के साथ में मिलकर क्या किया है, एक क्षुद्र ग्रह की खोज की है। नासा द्वारा मान्यता प्राप्त खोज है ये, किसके द्वारा, नासा द्वारा। नासा कहाँ की एजेंसी है, अमेरिका की एजेंसी है, और नासा ने ही क्या है, इसे मान्यता दी है, इस क्षुद्र ग्रह को मान्यता, यानी इस खोज को मान्यता दी है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट यूपी के किस जिले में स्थापित हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित किया गया है। गन्ना आधारित बायोप्लास्टिक प्लांट है, पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है, किसानों को गन्ना उपयोग के नए अवसर प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी किस संस्थान ने विकसित की है। राइट आंसर IIT कानपुर ने विकसित की है। महाकुंभ मेला 2025 का समापन कब हुआ है, 26 फरवरी, दो महाशिवरात्रि को महाकुंभ मेला का समापन हुआ है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 67 में, तो 67 में एक चीज देखिएगा, आपको क्या चीज नजर आ रही होगी, जो सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी है ये किस संस्थान द्वारा लगाई गई है, ये चलाएगी IIT कानपुर द्वारा। अच्छा, सोलर डिहाइड्रेशन जो टेक्नोलॉजी है ये किसको कम करने में सहायक होगी, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किसको कम करने में सहायक होगी, तो ये सहायक होगी पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने में, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने में सहायक होगी। सूरज की गर्मी से जब फल सब्जी सुखाने की मशीन है, ये क्या है, सूरज की गर्मी से फल सब्जी सुखाने की मशीन है, ग्रामीण क्षेत्रों में खास उपयोगी मानी जाएगी। आधार कार्ड बनने में यूपी का स्थान क्या है। आधार कार्ड बनने में यूपी का स्थान जो है वो कौन सा है, पहला स्थान है, 5.13 करोड़ कार्ड बन चुके हैं। और एक चीज याद रखिएगा, जो महाकुंभ मेला है इसमें कुल कितने लोग, लगभग 67 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। 45 दिन का विशाल धार्मिक आयोजन हुआ था। अमृत काल का पहला महाकुंभ बोला गया है इसको। इस महाकुंभ को क्या बोला गया है, अमृत काल का पहला महाकुंभ, अमृत काल का पहला महाकुंभ बोला गया है, पहला महाकुंभ। और इसमें कुल कितने, 67 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे थे, ऐसी एक रिपोर्ट बताती है, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की गई है। इसके बाद में 26 फरवरी महाशिवरात्रि वाले दिन क्या किया गया है, इसका समापन किया गया है। आधार कार्ड बनाने में पहला स्थान है, 5.13 करोड़ आधार कार्ड बन चुके हैं। आधार एनरोलमेंट अपडेट में भी पहला स्थान है। बच्चों और वृद्धों को विशेष अभियान चलाया गया है। UIDAI द्वारा डेटा सत्यापन में अव्वल भी आया है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है। तो काशी तमिल संगमम का जो तीसरा संस्करण है वो वाराणसी में हुआ है। कब हुआ है, फरवरी 2025 में। भारत की दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, कौन कौन सी, काशी और तमिलनाडु। सांस्कृतिक मेल, भाषाई आदान प्रदान, ये PM मोदी के एक पहल है, इनके द्वारा ये काशी तमिल संगमम, ये जो कि तीसरा संस्करण है, ये वाराणसी में आयोजित किया गया है।
पीएम मोदी की पहल है। सांस्कृतिक मेल और भाषाओं का आदान प्रदान करने के लिए ये संगम किया जाता है, मेल मिलाप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? देश का जो पहला वानिकी विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर बनेगा? गोरखपुर में बनेगा। सांप्रदायिक व वन संरक्षण दोनों उद्देश्यों के साथ में ये विश्वविद्यालय बनेगा। और इसमें कौन कौन से कोर्स होंगे? तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ साइंस इत्यादि इसमें कोर्स कराए जाएंगे। वन क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम चलाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वेद विज्ञान केंद्र किस जिले में बनेगा? तो वेद विज्ञान केंद्र है वो सीतापुर जिले में बनेगा, जिसे नैमिष तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। वेद विज्ञान केंद्र नैमिष तीर्थ सीतापुर में बनेगा। प्राचीन भारतीय वेदों का अध्ययन और उन पर रिसर्च का काम होगा। छात्रों को वेदों में करियर बनाने का अवसर मिलेगा। धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। किसको बढ़ावा मिलेगा? धार्मिक पर्यटन को। और पर्यटन से राज्य की आय में भी बढ़ावा होगा। अगला क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? प्रयागराज में आयोजित किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा 3 दिवसीय ये पतंग महोत्सव है, इसको आयोजित किया गया है। देश विदेश से लगभग 200 से ज्यादा पतंगबाज यहाँ पर भाग लेने आए। सांस्कृतिक विविधता का यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिला। वन स्टेट वन बैग अभियान कहाँ से शुरुआत हुआ है? वन स्टेट वन बैग का जो प्रारंभ है वो प्रयागराज से हुआ है। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध के विकल्प के लिए वन स्टेट वन बैग एक योजना चलाई गई है, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट या फिर वन नेशन वन, मतलब एक जगह पर केवल एक ही चीज चल सकती है, चाहे वो वन डिस्ट्रिक्ट हो जाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो इस तरीके से योजना चलेगी। अगर वन नेशन वन कार्ड, ऐसे भी योजना आई है, वन नेशन वन कार्ड या वन राशन कार्ड, इस प्रकार से योजना आई है ना। तो ये सब क्या है, इस प्रकार की योजना चलाई गई। तो वन स्टेट वन बैग का अभियान जो है वो कहाँ से प्रारंभ किया गया है? प्रयागराज यानी इलाहाबाद से प्रारंभ किया गया है। प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध के विकल्प के लिए, जूट, खादी और कपड़े के थैले यूज करने के लिए, स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल जाए, इसलिए ऐसा ये किया गया है, वन स्टेट वन बैग का शुभारंभ किया गया है। आप सोच रहे होंगे आप स्थानीय महिलाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? स्थानीय महिलाओं को रोजगार ऐसे मिलेगा कि वो कपड़ों के थैले बनाएंगी। जब वो कपड़े के थैले बनाएंगी तो वो बिकेंगे बाजार में, सिंपल सी बात है, तो उनको रोजगार मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ के लिए किस एफएम चैनल की शुरुआत की गई है? कुंभवाड़ी या मंगल ध्वनि, कुंभवाड़ी या कुंभ मंगल ध्वनि की शुरुआत की गई, एफएम चैनल की शुरुआत की गई है। और महाकुंभ 2025 के लिए विशेष एफएम चैनल बनाया गया है। स्नान की तारीखें, यातायात, सतर्कता की जानकारी, हर घाट पर लाइव रेडियो प्रसारण भी किया जा रहा था। अगला क्वेश्चन है, सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर नोएडा। जितने भी मैंने आपको यहाँ पर मेले के बारे में बताया है, जितने भी मैंने आपको उत्सव के बारे में बताया है, जितनी भी आपको मैंने योजनाओं के बारे में बताया है, योजनाओं के बारे में, और जितने भी मैंने आपको कुछ कार्यक्रम या प्रोग्राम के बारे में बताया है, उन सभी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो यहीं से आएगा, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। इसी 200 जो वन लाइनर क्वेश्चन है, इन्हीं से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। और मैं आपको इतनी डिटेल से चीजें बता रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से सुनेंगे भी ना, तब भी आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। साथ में एग्जाम वेव ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से भी आप इसकी पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। पीडीएफ में जो डाटा है वो भी अच्छे से दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौशाम्बी एसपी कार्यालय को कौन सा आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है? तो कौशाम्बी में तो आईएसओ प्रमाण पत्र कौन सा मिला है? आईएसओ 9001 2015। रिकॉर्ड में पारदर्शिता, समयबद्ध सेवा, अपराध नियंत्रण की प्रोएक्टिव रणनीति और पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस कार्यालय भी बना है। तो कौशाम्बी में पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस कार्यालय कहाँ पर है? कौशाम्बी में है। आईएसओ क्या है? 9001/2015, ऐसे याद कर लीजिए। देश की पहली अनुवाद सुविधा युक्त विधानसभा कौन सी बनी है? उत्तर प्रदेश विधानसभा देश की पहली अनुवाद सुविधा युक्त विधानसभा बनी है।
5 भाषाओं में इसमें अनुवाद होगा, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी और अंग्रेजी। तो 5 भाषाओं में इसमें क्या होगा, अनुवाद होगा। एमएलए अपनी भाषा बोल सकते हैं, जो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए या फिर विधायक होगा, वो क्या होगा, वो अपनी भाषा बोल सकता है। अगर हम उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों के बारे में चर्चा करें तो 403 विधानसभा सीटें हैं, और अगर विधान परिषद की सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर 100 विधान परिषद की सीटें हैं। अगर हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के बारे में बात करें, यहाँ पर विधानसभा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के बारे में बात करें तो 80 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों के बारे में बात करें तो 31 राज्यसभा सीटें हैं। याद रखिएगा, जितनी भी मैंने आपको चीजें बताई हैं ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2025 पद्म पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश के कितने लोगों को पुरस्कार मिला है? तो 2025 के पद्म पुरस्कारों में यूपी से 10 व्यक्तियों को, 10 लोगों को क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कार दिया गया है। कला, संगीत, सामाजिक सेवा, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में जिन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था उनको यह पुरस्कार यानी पद्म पुरस्कार दिया गया है। और इसमें जो उदाहरण के लिए आप समझेंगे तो सुल्तानपुर के लोक गायक, वाराणसी के चिकित्सक इत्यादि लोगों को क्या दिया गया है, पद्म पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? पहला बायो सीएनजी प्लांट है वो नैनी प्रयागराज में शुरू किया गया है, नैनी प्रयागराज में। और यह जो प्लांट है, जो सीएनजी प्लांट है, वो गोबर किचन वेस्ट से गैस उत्पादन करेगा और इससे बायो सीएनजी प्लांट बनाएगा। नगर निगम द्वारा संचालित है, स्वच्छता अभियान से जुड़ा मॉडल पॉइंट है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में एक चीज याद और रखनी है, जो नैनी जगह है, नैनी से ही भारत की मानक समय रेखा होकर गुजरती है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो मानक समय रेखा जो है वो कहाँ से, मानक समय रेखा होती कितनी है, 82.5 डिग्री होती है, जो है वो क्या होती है, मानक समय रेखा होती है। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, प्रयागराज के नैनी जगह से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कृषि भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन किस जिले में हुआ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ में हुआ है। अगला क्वेश्चन, 76वां उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2025 की थीम क्या है? विकास और विरासत, गति के पथ पर उत्तर प्रदेश, ये इसकी थीम है। अगला क्वेश्चन, धनौरी जलाशय विवादों में रहा है, यह कहाँ पर स्थित है? गौतम बुद्ध नगर में धनौरी जलाशय स्थित है। पहला डबल डेकर बस रेस्तरां यानी रेस्टोरेंट का नाम और स्थान क्या है? पंपकिन, जो कि प्रयागराज में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के कुल 340 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर खुला है? वाराणसी में नया क्षेत्रीय कार्यालय खुला है। अगला क्वेश्चन है, इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। क्या हुआ था? इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी जो है, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हुआ था? नोएडा में हुआ था, ग्रेटर नोएडा। फूड एक्सपोर्ट और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का सबसे बड़ा मंच होता है इंडस फूड। इसके बाद में 85 से ज्यादा देशों की इसमें भागीदारी है। ओडीओपी उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम इंडस फूड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पहला मुख्यमंत्री उदय कंपोजिट स्कूल कहाँ पर खोला गया है, कहाँ पर बनाया गया है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, लखनऊ में बनाया गया है। यूपी में पहला मॉडल सरकारी स्कूल बनाया गया है। स्मार्ट क्लास, डिजिटल पुस्तकालय, बाल प्रयोगशाला, ग्रामीण बच्चों के लिए निजी स्कूल जैसी सुविधा भी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद में एक चीज आप लोग याद रखिएगा, जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन है,
पहला डाउन रिसर्च सेंटर किस जिले में बनेगा? तो पहला डाउन रिसर्च सेंटर है जो वो कहाँ बनेगा? मेरठ में बनेगा। और डाउन सफारी जो है वो कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में। याद रखिएगा, डाउन रिसर्च की बात की जाए तो मेरठ हो जाएगा, डाउन रिसर्च की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। डाउन सफारी की अगर बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाथी बचाओ केंद्र का जो उद्घाटन है वो अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान जो कि गोरखपुर में पड़ता है, यहाँ पर क्या हुआ है? हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एलीट पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ पर आयोजित हुई है? बरेली में। 2024 के लिए उत्तर प्रदेश के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? तो 6 खिलाड़ियों को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। नाम क्या क्या है? अनु रानी, सिमरन शर्मा, बंतिका अग्रवाल, अजीत सिंह, अभय सिंह और रितिका पाल। तो इन सभी को क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है इन 6 खिलाड़ियों को। कौन कौन से? अनु रानी, सिमरन शर्मा, बंतिका अग्रवाल, अजीत सिंह, अभय सिंह और रितिका पाल। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में पेट्रोल भंडार की खोज पर ड्रिलिंग शुरू हुई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलिया। सागर पाली गांव में क्या हुआ है? ड्रिलिंग शुरू हो गई है पेट्रोल भंडार की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 2025 पर यूपी की झांकी का विषय क्या था? महाकुंभ 2025 यूपी की झांकी का विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नगर निगम मियावाकी पद्धति से हरियाली विकसित कर रहा है? तो प्रयागराज नगर निगम क्या कर रहा है? मियावाकी पद्धति से हरियाली विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 में उत्तर प्रदेश में कितने स्कूल बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे? तो 7.84 लाख बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, कासिमपुर पावर हाउस किस जिले में बन रहा है? अलीगढ़ में बन रहा है। कासिमपुर पावर हाउस किस जिले में? अलीगढ़ में। नए 5 केंद्रीय विद्यालय खुलने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे? तो 127 केंद्रीय विद्यालय हो जाएंगे। पहले कितने थे? पहले 122 थे। पहले कितने थे? 122 थे। अगला क्वेश्चन है, भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ बनेगी? अयोध्या में 251 मीटर। यूपी का पहला डिजिटल हाईवे कहाँ बनेगा? बाराबंकी से बहराइच, लंबाई 101 किलोमीटर। गणतंत्र दिवस 2025 पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले यूपी की एकमात्र बच्ची कौन थी? सांची अग्रवाल। नवीनतम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बनने वाले यूपी के खिलाड़ी कौन हैं? आदर्श तिवारी नोएडा निवासी है। ये हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों में पटाखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्यों पर पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। 125 से 50 साल पुरानी बावड़ी किस जिले में पाई गई है? संभल जिले में पाई गई जो कि चंदौसी का ही हिस्सा है। अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में 25 दिसंबर 2024 को अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। 18 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक बजट का आकार क्या था? तो अनुपूरक बजट का आकार था 17,865.72 करोड़। 2024 में उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक देखा गया पर्यटन स्थल कौन सा है? अयोध्या। 2024 में उत्तर प्रदेश का अयोध्या जो है सबसे ज्यादा अधिक देखा गया पर्यटन स्थल है। 135.5 मिलियन घरेलू पर्यटक यहाँ पर शामिल हुए थे, यहाँ पर आए थे। अगला क्वेश्चन है, पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है लखनऊ में, बुद्ध विहार शांति वन के अंतर्गत अंदर ये क्या हुआ है? लखनऊ में जो बुद्ध विहार शांति वन है वहां पर पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर योजना की शुरुआत यूपी के किन 2 जिलों से की गई है? राइट आंसर गोरखपुर और पीलीभीत से। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के लिए यूपी ने किस राज्य सरकार से समझौता किया है? मणिपुर राज्य से समझौता किया है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत। अगला क्वेश्चन है,
नोएडा एयरपोर्ट को किस विदेशी एयरपोर्ट के मॉडल पर विकसित किया जा रहा है? ज्यूरिख एयरपोर्ट, जो कि स्विट्जरलैंड का एयरपोर्ट है, तो ज्यूरिख एयरपोर्ट के मॉडल पर विकास किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। किस बागवानी वैज्ञानिक को किसान सम्मान दिवस 2024 पर सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शांत कुमार, बांदा कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है डॉक्टर शांत कुमार, इनको बागवानी वैज्ञानिक को किसान सम्मान दिवस 2024 पर सम्मानित किया गया है। महाकुंभ के दौरान छात्रों को फेक न्यूज व साइबर खतरे से बचाने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? डिजिटल बैरियर्स पहल। कौन सी पहल चलाई गई है? डिजिटल बैरियर्स पहल चलाई गई है। 34वां ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्तर प्रदेश की महिला को मिला है। कौन सी महिला को? सूर्यबाला को मिला है। वाराणसी निवासी है। उपन्यास इनका कौन देश को बासी। कौन देश को बासी है उपन्यास। 34वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है सूर्यबाला को। राम मंदिर को किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से रोड ऑफ ऑनर मिला है? तो रोड ऑफ ऑनर किस संस्था से मिला है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल से मिला है रोड ऑफ ऑनर। किसको मिला है? भारतीय राम मंदिर को, राम मंदिर को। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश की कौन सी पंचायतें सम्मानित हुई हैं? तो मिर्जा अमरावती, जो कि मुरादाबाद में पड़ती है, करवन न्यूट्रल विशेष पंचायत, भरतौल, जो कि बरेली में पड़ती है, बाल हितैषी पंचायत। डिजिटल इंडिया राज्य परामर्श कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई है? लखनऊ में आयोजित की गई है। किस शहर में बहुमंजिला आईटी फैक्ट्री परिसर का निर्माण हो रहा है? आगरा में। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ खुलेगी? लखनऊ में, जो कि कुकरेल में 2026 तक। महाकुंभ 2025 के लिए वाराणसी से प्रयागराज के बीच किस क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है? निषाद राज क्रूज सेवा की शुरुआत की गई है। बुद्ध के अस्थि अवशेष खोजने के लिए उत्खनन की अनुमति किस जिले में दी गई है? महाराजगंज, जो कि रामग्राम स्थल है, वहां पर उत्खनन की अनुमति दी गई है। एचसीएल और टॉर्क कंपनी को सेमीकंडक्टर यूनिट की अनुमति किस जिले में दी गई है? गौतम बुद्ध नगर जिले में दी गई है। 3NM सेमीकंडक्टर यूनिट है, जो 3NM चिप है, इसके लिए अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? लखनऊ में, आकांक्षा हॉट कार्यक्रम में। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस प्रशासनिक पद पर नई नियुक्ति प्रक्रिया के नियम बने हैं? तो डीजीपी है, जो पुलिस महानिदेशक हैं, इसके पद पर नई नियुक्ति प्रक्रिया के नियम बनाए गए हैं। राज्यसभा के 55 सांसदों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के किस जज के खिलाफ प्रस्ताव दिया है? न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के खिलाफ क्या दिया है? प्रस्ताव दिया है। यूपी में कितने जिलों में स्पेशलाइजेशन एजुकेशन जोन यानी सेज बनाए जा रहे हैं? तो 6 जिलों में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जा रहे हैं। अयोध्या, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा, गौतम बुद्ध नगर इत्यादि जो 6 जिले हैं, यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन जोन बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला शून्य गरीबी लाभार्थी कौन बना है? तो बी गोसाईगंज निवासी है, बी। तो ये कौन बने? उत्तर प्रदेश के पहले शून्य गरीबी लाभार्थी बने हैं। अगला क्वेश्चन है, पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? बुद्ध विहार शांति उपवन, जो कि कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ के अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? पाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर योजना की शुरुआत किन 2 नगरों से हुई है? गोरखपुर और पीलीभीत। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की टाउनशिप योजना यूपी के किस स्थान पर है? जेवर एयरपोर्ट के पास, गौतम बुद्ध नगर। गोमती पुरस्कार महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में किया गया। 8वीं वितरण उपयोगिता बैठक कहाँ हुई? लखनऊ, यानी यूपी पीसीएल और इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम द्वारा इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है, जेवर नोएडा योजना को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है? 2041 तक जेवर नोएडा योजना को 2041 तक पूरा करने का लक्ष्य है। प्रयागराज से रसूलाबाद घाट का नया नाम क्या रखा गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट। संबल हिंसा की न्यायिक जांच के लिए समिति का अध्यक्ष कौन चुना गया है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 में यूपी को किस महिला ने तीसरा स्थान पाया है? तो सुरभि सिंह ने तीसरा स्थान पाया है।
भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली धाविका कौन बनी है? कृतिका पाल, जो कि मुजफ्फरनगर की हैं। भारत के लिए ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली क्या बनी है? पहली धाविका बनी है। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया संचार संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई है? ग्रेटर नोएडा में शारदा यूनिवर्सिटी के अंदर क्या किया गया है? वायरलेस पर्सनल मल्टीमीडिया संचार संगोष्ठी आयोजित की गई है। 13वां राष्ट्रीय बीज कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में। दूसरा पंचायत सम्मेलन आगरा में। पहला कहाँ पर हुआ था? हैदराबाद में। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य को पीछे छोड़कर पहला स्थान पाया है? तो राजस्थान ने पाया है। अगला क्वेश्चन है, मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में शामिल होने वाली उत्तर प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी? छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के साथ जलवायु लचीलापन परियोजना में शामिल यूपी का कौन सा जिला है? तो बहराइच जिला जो है वो यूनिसेफ के साथ जलवायु लचीलापन जो परियोजना में शामिल है। अन्य कौन कौन से हैं? धाराशिव, बेगूसराय, बिरोधनगर और बाड़मेर। नारी अदालत योजना का पायलट प्रोजेक्ट यूपी के कितने आकांक्षी जिलों में शुरू किया गया है? तो कितने आकांक्षी जिलों में? 8 जिलों में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के 16 शक्तिपीठों पर होने वाले उत्सव का नाम क्या है? शक्ति महोत्सव। महाकुंभ 2025 के लोगों में से किस देवता को और मंदिर को दर्शाया गया है? बजरंग बली देवता को दर्शाया गया और उनके मंदिर बड़े हनुमान जी, जो कि प्रयागराज में मंदिर पड़ता है, उस मंदिर को दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत विकसित 3 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में, रीवा मध्य प्रदेश में, सहारनपुर उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी कहाँ बनी है? अयोध्या में राज्य की पहली 3D प्रिंटेड आर्ट गैलरी बनी है। भारत का सबसे कम उम्र का FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन है? कुशाग्र अग्रवाल, 5 वर्ष 11 माह, गोरखपुर के निवासी हैं और ये भारत के सबसे कम उम्र के FIDE स्टेट रेटेड शतरंज खिलाड़ी हैं। अक्टूबर 2024 में लागू प्रमुख अध्यादेश कौन से हैं? खाद्य प्रदूषण निवारण अधिनियम, छेड़छाड़ और थूक निषेध अधिनियम। अगला क्वेश्चन है, सखी निवास छात्रावास योजना किन जिलों में लागू है? लखनऊ, वाराणसी और गौतम बुद्ध नगर। अगला क्वेश्चन, पीलीभीत टाइगर रिजर्व से हाल ही में क्या घटना सामने आई है? 10 से अधिक सुगर केन टाइगर्स रहस्यमय ढंग से गायब। अगला क्वेश्चन है, महिला सुरक्षा के लिए चालकों को प्रशिक्षण देने की योजना का नाम क्या है? शक्ति सारथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लॉकर खोलने पर एक ऐतिहासिक सामग्री मिली जिसका नाम जो कौन कौन सी? प्राचीन सिक्के, शाही फरमान, पाली भाषा में पांडुलिपियां। अगला क्वेश्चन, महाकुंभ 2025 के लिए गिनीज रिकॉर्ड का मुख्य विषय क्या रखा गया? स्वच्छता एवं हरित महाकुंभ। हर जिले में कितने मुख्यमंत्री युवा फेलो तैनात होंगे? तो 2 फेलो प्रति जिला तैनात होंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में AI पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए विश्व स्तरीय इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। लखनऊ में भिखारियों की अनुमानित वार्षिक आय कितनी है? 12 लाख प्रति वर्ष। लखनऊ में भिखारियों की जो अनुमानित वार्षिक आय है वो कितनी है? 12 लाख प्रति वर्ष। सोचिए वहां पर भिखारियों की आय इतनी है, तो इसीलिए तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को कौन सा राज्य अमेरिका को हथियार सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश राज्य है अमेरिका को हथियार सप्लाई करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश का दूसरा और देश का चौथा दुर्लभ दर्शन केंद्र कहाँ बन रहा है? दुर्लभ दर्शन केंद्र कहाँ बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। नई सोशल मीडिया नीति के तहत आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर अधिकतम सजा क्या है? आजीवन कारावास। IT सेक्टर को बढ़ावा देने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कितने करोड़ निवेश करेगी? 33,500 करोड़ निवेश करेगी। ऑपरेशन भेड़िया किस जिले में चलाया गया है? बहराइच जिले में चलाया गया है। 2024 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला? 6 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला। नोएडा में किस कंपनी के
द्वारा राफेल व मिराज विमानों की मरम्मत सुविधा की जाएगी। डोसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, साल 2028 तक पर्यटन से यूपी सरकार का जीबीए जिसे सकल मूल्य वर्धन भी कहते हैं, लक्ष्य कितना है? 70,000 करोड़ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बिजनेस टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार यूपी में किस जिले को डेटा सेंटर हब के रूप में चुना गया है? गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन हो चुका है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने अगस्त 2024 में यूपी के कितने मेडिकल कॉलेज की अनुमति दी है? तो कितने कॉलेज? 7 मेडिकल कॉलेज की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश में कितने विशेष शिक्षा क्षेत्र हैं? 6 जिले जो हैं वो विशेष शिक्षा से क्षेत्र हैं। यूपी में 12 नए औद्योगिक शहर किस नीति के तहत बनेंगे? नई औद्योगिक शहर नीति के तहत। लखनऊ मंडल में कितने रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए? 8 स्टेशनों के नाम बदले गए हैं। शक्ति सारथी योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए चालकों को प्रशिक्षण करना। अगला क्वेश्चन, मॉडल कंपोजिट स्कूल योजना के तहत यूपी में पहला स्कूल कहाँ बना है? लखनऊ में बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस परीक्षा प्रणाली की समीक्षा के लिए विवा समीक्षा केंद्र बनाया है? शिक्षा की गुणवत्ता हेतु CBSK। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला दुर्लभ दर्शन दर्शन केंद्र किस राज्य में बना है? गुजरात सौराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश का पहला शून्य गरीबी लाभार्थी कौन बना है? बी गोसाईगंज निवासी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहला रेयर स्पेशल इंटरप्रिटेशन सेंटर खुलने जा रहा है? अयोध्या में। यूपी सरकार द्वारा लागू नया उद्योग खाद्य अध्यादेश किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2024 खाद्य संदूषण निवारण उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में लागू हुआ था। नोएडा में किस प्रकार की फैक्ट्री के लिए 400 करोड़ के निवेश की योजना है? रडार फैक्ट्री के लिए 400 करोड़ निवेश की योजना है। डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत ये फैक्ट्री स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी सोलर पार्क परियोजना किस जिले में स्थित है? ललितपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया योजना के तहत यूपी में कुल कितने CSC सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख से अधिक CSC सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। 186। कुकरेल नाइट सफारी किस क्षेत्र में विकसित की जा रही है? राइट आंसर लखनऊ 900 एकड़ में। और अगला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ लोगों ने क्या किया? तो स्नान किया 66 करोड़ लोगों ने 45 दिन तक। और 108 इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, यूपी विधानसभा में अनुवाद सुविधा किन 5 भाषाओं में शुरू की गई है? अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, भोजपुरी और अंग्रेजी। कुशाग्र अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? शतरंज खेल से संबंधित। 5 वर्ष 11 माह की आयु है, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। गोरखपुर में कौन सा विश्वविद्यालय बनने जा रहा है? देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। सीतापुर के नैमिषी तीर्थ में क्या बनने वाला है? वेद विज्ञान केंद्र। अमृतकाल के पहले महाकुंभ के रूप में कौन सा आयोजन बनाया गया? प्रयागराज महाकुंभ 2025। प्रयागराज में कुंभवाड़ी और कुंभ मंगल ध्वनि क्या है? विशेष FM रेडियो चैनल महाकुंभ हेतु। उत्तर प्रदेश सरकार की राइज ऐप का उद्देश्य क्या है? टीकाकरण प्रणाली को बेहतर बनाना। कृषि आधारित एग्रीवोल्टाइक प्रणाली में किसान क्या कर सकते हैं? फसल उगाने के साथ साथ बिजली पैदा भी कर सकते हैं। इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। देश की पहली बायोरेड रिफाइनरी किस कंपनी ने लगाई है? तो लोम कंपनी, जो कि ग्रेटर नोएडा में लगाई गई है। IIT कानपुर द्वारा विकसित नई और सौर तकनीक का नाम क्या है? सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी। किस जिले में तेल और गैस की ड्रिलिंग की गई है? तो बलिया जिले में तेल और गैस की ड्रिलिंग शुरू की गई है। कौन सा शहर डेटा सेंटर हब के रूप में उभरता है? नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश की सरकार की योजना CM युवा फेलोशिप के अंतर्गत प्रति जिले कितने फेलो तैनाती होंगे? तो कितने फेलो तैनाती होंगे? 2 युवा फेलो तैनाती होंगे।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। यहाँ पर मैंने डिस्कस किए 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो कि करेंट अफेयर्स के थे, यूपी स्पेशल करेंट अफेयर्स के थे। कुछ आपको स्टार्टिंग में मैंने बहुत सी चीजें आपको बताई हैं यूपी जीके से संबंधित, और करेंट अफेयर्स का डिस्क्रिप्शन भी बहुत अच्छे से किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते हुए आइएगा, और इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पर स्पेशली दी जाएगी, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। और अगर चैनल पर जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। मिलेंगे अगली क्लास में। और यदि आपके पास कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9648043168, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं। और एग्जाम पे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा और सस्ता और अफोर्डेबल ऐप है। मात्र 49 रुपए में 1 साल का टेस्ट पास आपको मिल जाएगा, जिसमें आप किसी भी एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।